वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी टू क्रिएट स्टूडेंट्स। हम लोग बात किए थे कि बीपीएससी और एसएससी दोनों का तैयारी कराया जाएगा और इस सीरीज में हम लोग आज अब फॉर्मली क्लास रिज्यूम कर रहे हैं। हम लोग को अगर याद हो तो जो पिछला क्लास जो हम लोग लॉन्च किए थे उसमें हम लोग लिखे थे कि कैसे लिखे थे और जाने भी थे, जैसे पॉलिटी के सर थे रितेश सर, वो बताए थे कि कैसे हम जो संविधान बनाने की प्रक्रिया हुई, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस हुआ कैसे स्टार्ट हुआ, ठीक है। और इस दरमियान हम समझे कि उस समय अमेरिका में क्या हालात थे। यहाँ पर हमारे पास वर्ल्ड मैप भी है, ठीक है। और एक छोटा सा हम इसके लिए स्केच कर दे रहे हैं रिकैप करने के लिए। यहां हम लोग थोड़ा नीचे दिखा सकते हैं। यहाँ ठीक है, एक रफ स्केच है ये छोटा सा। हम बता रहे थे उस दिन कि कैसे जो भारत में संविधान जो बनाने का प्रक्रिया शुरू हुआ, उसमें यहाँ अमेरिका है, यहाँ यूएसए का कैसा स्थिति, जो ब्रिटेन था यहाँ पर आपका लोकेटेड एक अलग देश, यहाँ पर उसको हम दिखा सकते हैं आपको, ठीक। यहाँ पर आयरलैंड वगैरह है। तो जो ये ब्रिटेन था, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लगभग प्रयास करेंगे। अगर ये ब्रिटेन था, ठीक है, और यूएसए था, तो इन दोनों देशों में कैसे जो ईसाई समुदाय था, ईसाई समुदाय ब्रिटेन से माइग्रेट होकर यूएसए में जा रहा था, ठीक है। और यूएसए में स्थिति ऐसी बन रही थी कि वहां के लोगों को ब्रिटेन के लोगों को अब बाइकाट किया जा रहा था, क्योंकि जो पुराने लोग थे जो आ गए थे वहां पर, ये अब चाह रहे थे हम लोग स्वतंत्र हो जाए, अब ब्रिटेन का डोमिनेंस समाप्त हो जाए, ठीक है। अब लेकिन उस समय ब्रिटेन का डोमिनेंस वहां भारत में था। ये बात हम कर रहे हैं लगभग आपको जो पहला जो पलासी के बाद, जो बक्सर के बाद, उसके जब 1772-71 का बात हम कर रहे हैं, 1771-72 का। उस समय हम देख रहे हैं कि कैसे वर्ल्ड एज ए जियो पॉलिटिक्स देखें, अगर पूरे हम ग्लोबल ऑर्डर पर देखें तो हम देख रहे थे कैसे परिस्थितियां बदल रही थी। यहां पर यूएसए चाह रहा था कि हम स्वतंत्र हो, ठीक है। और आप लोग जान भी रहे होंगे 1776 में जो अमेरिका का जो स्वतंत्रता के लिए क्रांति हुआ है, ठीक है ना। और उसके बाद भारत में ब्रिटेन चाह रहा था कि एक बहुत अच्छा उपनिवेश उसका वो दबदबा बना रहे, और इस वजह से सारा जो फोकस है वो यूएसए के बाद ब्रिटेन का भारत और उसके अदर देशों पर ये फोकस निश्चित हो जाता है। और इस तरह से भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि उनसे परमिशन ली थी महारानी विक्टोरिया से परमिशन लेकर यहाँ आई थी, तो उन लोग धीरे धीरे अपना डोमिनेंस बढ़ाने लगे, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। अब एक छोटा सा कंपनी समझिए पूरे देश को इनगल्फ कर लिया, माने अपने डोमिनेंस के अंदर ले लिया धीरे 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 धीरे। लेकिन हम देखते हैं साथ ही साथ कि वहां बहुत ज्यादा करप्शन था, ठीक है। करप्शन था, इस वजह से क्या हुआ कि लोगों का जो बंगाल था, बंगाल प्रदेश यहाँ पर और अलग अलग प्रदेशों में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध में लोगों में आक्रोश आ गया। और इस तरह से जो हम देखते हैं 1857 में जाकर एक बहुत बड़ी क्रांति हुई, ठीक है।
उस समय अगर ऐसा हुआ कि थोड़ा सा और अच्छा सपोर्ट मिला रहता और ब्रिटिश क्राउन जो है, महारानी है, उनका अगर सपोर्ट नहीं मिला रहता तो ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा करके भारत आजाद हो गया रहता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रिटेन एज ए होल का इंटरेस्ट था, वो चाहता था कि हमारा जो दबदबा है और जो पैसा आ रहा है वो बना रहे, ठीक है। और इस वजह से हम लोग 1857 में आजाद नहीं हो पाए। और चूंकि ये भी वजह था कि भारत बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था उस समय, एज ए राष्ट्रीयता का जो भाव होता है कि हम कहें कि हम भारतीय, नेशनलिज्म, ये फीलिंग बहुत वीक था, बहुत कमजोर था, ठीक है। हम जाने थे कि नेशनलिज्म जो है, मतलब राष्ट्रीयता का जो भाव है, ये क्या था, बहुत डाउन था, बहुत कमजोर था, ठीक है। हम कमजोर के लिए डाउन ये कर सकते हैं, तो बहुत कमजोर था। और इस वजह से क्या हुआ कि हम लोग जीत नहीं पाए। और इसलिए हमारा प्रश्न भी आता है एग्जाम्स में, जो हिस्टोरियंस हैं, जो इतिहास लिखने वाले हैं, वो लिखते हैं कि भारत के हारने का क्या कारण था। तो बहुत सारा एनालिसिस होता है, उसमें एक होता है कि हम एज ए एकजुट होने का फीलिंग नहीं था हमें, ठीक है, पहला। दूसरा ये था कि हमारा जो तकनीक था, बहुत पुराना तकनीक था और अंग्रेज थे, वहां रिसर्च वर्क चल रहा था और वहां पर जो उनके वेपन्स थे, जो आर्टिलरी थी, जो जो वो एक तो वेपन्स बहुत आधुनिक थे और दूसरे जो सैनिक थे बहुत अनुशासित थे, रादर के अपने भारतीयों की तुलना बहुत अनुशासित, बहुत डिसिप्लिन, बहुत हाई ऑर्डर का था, ठीक है। और ये भी था कि वो लोग जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, या कहिए कि बाद में जो महारानी का जो सपोर्ट मिला, या ब्रिटिश संसद का कह लीजिए, पार्लियामेंट का जो सपोर्ट मिला, वो एक बहुत एकजुट रूप में मिला और बहुत कोऑर्डिनेटेड वे में अटैक हुआ। और इस वजह से बड़े बड़े लोग जैसे बाबू वीर कुंवर सिंह, ठीक है, वो भी परास्त हुए, हजरत महल वो भी परास्त हुई। ये तो कहिए कि जो मुगल शासक थे नाम के लिए थे, लेकिन वो नाम भी अब समाप्त हो गया, ठीक है। अब उसके बाद से 1857 के बाद से सिंपली जो 1858 में जो ब्रिटिश क्राउन है वो टेक ओवर कर लेता है और भारत का पूरा क्लियर कट जो भारत जो चला जाता है ब्रिटिश क्राउन के अंदर, मतलब ब्रिटेन के डोमिनेंस के अंदर में, उसके प्रभुत्व के अंदर में। ये चीज हम लोग थोड़ा समझे थे, थोड़ा जाने थे, वो पॉलिटी का हिस्सा है, तो शुरुआत था क्लास में, ठीक है। लेकिन सर वो आएंगे दूसरे सर वो पॉलिटी का, हम लोग ज्योग्राफी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, शुरू करेंगे आज से, ठीक है। और हमारा मेन ये एम भी रहेगा कि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे हैं जो एक सर्टेन लेवल में सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ चुके भी हैं थोड़ा थोड़ा, या हर आदमी हर अलग अलग लेवल पर बढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन हमारा एम है कि जो मेन सिलेबस को बढ़ाते बढ़ाते उसको जो करंट अफेयर्स है उसको टॉपिक को कवर करने के लिए, तो इसी में आपको आज हम पूछते हैं, कौन स्टूडेंट बताएंगे कि जो पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर कहाँ की राजधानी है भारत में, किस, अंडमान निकोबार की, बताइए कि उसको क्या नाम बदल के रखा गया है, मतलब उसको दूसरे नाम भी, हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ उसका अभी जस्ट बदला गया है, हाँ ठीक है, विजयपुरम, विजयपुरम, ठीक है ना, ये विजयपुरम, ये पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर कहाँ की राजधानी है, अंडमान और निकोबार। देखिए यहां पर है, ये भारत है, ये आइलैंड ग्रुप है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे द्वीप समूह आए हैं, ज्योग्राफी में हम लोग आगे आकर इसको जानेंगे भी। और इन द्वीप समूह में राजधानी कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। आप पॉज कीजिएगा एक मिनट। तो अभी जो हम लोग जाने कि ये पॉलिटी राजव्यवस्था का हिस्सा था, चलते हैं हम लोग ज्योग्राफी में, ठीक है। सर आएंगे अभी जस्ट, ये इसके समाप्त होने के बाद पॉलिटी शुरुआत करेंगे और हम लोग मूल रूप से करंट अफेयर्स को रखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि करंट अफेयर्स तो इतना इंपॉर्टेंट है कि पर डे का हमको जानना होगा। अच्छा आप लोग एक चीज बताइए, हम जब करंट अफेयर्स है हम चाहते हैं कि हम लोग अपडेटेड रहें, ठीक है ना। तो ये बात बताइएगा आप लोग कि आज का कोई 2 इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग बता सकते हैं आज का, अगर मतलब कल जो घटना हुई वो आज का न्यूज बनता है, 2 इंपॉर्टेंट न्यूज। का लॉन्चिंग हुआ 2024 के अंत तक। अच्छा ठीक है, एक मिनट, अब पहला हो गया, अब अगला मत बोलिएगा, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। दूसरा, हम कोई दूसरा बच्चा चाहते हैं, कोई भी दूसरा बच्चा, क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसा नहीं जब परीक्षा आया तो 10 दिन पहले चलो फटाफट रट्टा मारो सब, नहीं, ऐसे करंट अफेयर्स तैयारी नहीं होगा और बहुत
क्योंकि मेंस में, पीटी में मान लीजिए आप लोगों का ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, फिर भी अगर देना है कुछ, लेकिन अगर बढ़िया एग्जाम भी अगर चाहते हैं, अच्छा रैंक चाहते हैं, तो ऐसे करंट अफेयर्स तैयारी नहीं। तो बताइए कोई आज का इंपॉर्टेंट न्यूज बताइए, कोई भी आप लोग, वो तो बताइए, ठीक है एक अच्छा है वो। प्रधानमंत्री कहाँ गए हुए हैं? हाँ हाँ, क्वाड सम्मेलन कहाँ हो रहा है इस बार का? 2024 का क्वाड सम्मेलन कहाँ हो रहा है? यूएसए में हो रहा है, ठीक है। क्वाड में कौन कौन देश है? भारत, अमेरिका और जापान, हाँ, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा ठीक है। क्वाड कैसा अलायंस है? क्या मिलिट्री अलायंस है? मिलिट्री अलायंस है, मतलब आपस में फोर्सेज अलायंस है, कहीं अटैक करने के लिए सब मिलकर? अभी तक, हाँ ये आप लोगों का कहना है, अभी तक जो क्वाड है फोर्स अलायंस नहीं है। अभी तक साइंटिफिक डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में, ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट में, परिवहन के लिए ये सब करेगा सब। हाँ, ट्रेड, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, ये सब के लिए करेगा। लेकिन अभी तक इसको आपको फोर्सेज में या किसी भी वारफेयर में के लिए क्वाड का फॉर्मेशन अभी तक इसको हमें नहीं भरी गई है, ठीक है। एक बात बताइए कि हमको क्या इस साल अमेरिकन इलेक्शन है कि 2025 में है? अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव कितने साल पर होता है? अभी एक मिनट प्लस हाथ उठाना है, आप लोग कोई बता सकते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव कितने साल पर होता है? 4 इयर्स, ठीक है, गुड, वेरी गुड। अमेरिका के प्रेसिडेंट का इलेक्शन 4 इयर्स में होता है, ठीक है। तो जो भारत के प्रेसिडेंट का 5 साल का होता है, ठीक है ना। अमेरिका में किस तरह का पद्धति है, वहां का जो शासन प्रणाली है किस तरह का है? फेडरलिज्म का 2 फॉर्म कौन कौन सा है? अच्छा, जो बड़ा एक बड़ा स्टेट होता है उसमें स्टेट्स में डिवाइड हो जाता है जी, वोटिंग टुगेदर होता है जिसमें स्टेट्स होते हैं वो सारे एक साथ आ जाते हैं और आकर के जो फेडरलिज्म बनाते हैं, जैसे यूएसए का है जो सही बात था, 2 तरह का फेडरेशन है। लेकिन मेरा प्रश्न थोड़ा सा इससे अलग था। मेरा प्रश्न था कि जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, गवर्न करने का है, तो भारत में क्या है और अमेरिका में क्या है? अच्छा, एक और सिस्टम, हाँ ये जो है ये बहुत मेजर है। हमारे यहाँ कौन सा प्रणाली है? संसदीय प्रणाली है, संसद हेड है, राष्ट्रपति तो बस एक मोहर हल्का सा नॉमिनल हेड है, मतलब उसको नाम के लिए है जी। रियल हेड कौन है बाबू? प्राइम मिनिस्टर है हमारे यहाँ, ठीक है। लेकिन वहां पर क्या है? हाँ, वहां पर प्रेसिडेंट ही है, रियल हेड है वहां पर, बहुत बहुत ज्यादा पावर है प्रेसिडेंट का। तो हम लोग कहते हैं कि अमेरिका में अध्यक्षीय, हिंदी में बात करें तो अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली है, शासन प्रणाली है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। कैसा है बाबू? ये दोनों बेसिक अंतर है दोनों में, ठीक है ना। ये तो करंट अफेयर से बात हुआ, ठीक। अब अगर हम लोग आगे थोड़ा और कुछ बात करें तो क्वाड अगला साल कहां होने वाला है? क्वाड का बैठक, क्वाड जो है 4 देश मिलकर बनाए हैं, ठीक है। ये लगभग कोरोना के समय में ज्यादा प्रबल हो गया, ठीक है। और जो वैक्सीन जो भारत बनाया था तो उस वजह से तो और ज्यादा, क्योंकि भारत का तो वसुधैव कुटुंबकम शुरू से ही नारा रहा है। और हम बोलते नहीं हैं वेस्टर्न वर्ल्ड की तरह, हम केवल बोलते नहीं है, हम वैसा कार्य प्रणाली भी रखते हैं, ठीक है ना। हम लोग ऐसा कार्य रखते हैं कि हम दूसरे का हृदय से कल्याण भी चाहते हैं, अपना कल्याण के साथ साथ दूसरे का भी कल्याण चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वाड है अगले साल कहां होने जा रहा है? इसके बाद जानना ना, अगला साल भारत में होने जा रहा है, ठीक है। हाँ, अगला वक्त बताइए। अच्छा ठीक है, एक अभी कौन सा सबसे बड़ा स्पोर्ट्स हुआ है आप लोग जान रहे हैं? और ओलंपिक्स हुआ है, ठीक है ना। सबसे पहला तो इसमें क्वेश्चन आता है कि ओलंपिक्स जो है कहां हुआ है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कहां हुआ है? पेरिस ओलंपिक्स, ठीक है ना। तो पेरिस ओलंपिक्स में जो भारत को कितना मेडल मिला है? हाँ, 6 मेडल मिला है इस बार। तो इसमें क्या क्या, मतलब कौन कौन जीते हैं, किस किस स्पोर्ट्स में मिला है? एक
तो नीरज चोपड़ा, हाँ, उनको नीरज चोपड़ा का आप लोग बताइए, क्योंकि देखिए सब जानना होगा, ये सब एकदम बेसिक चीज है, ये हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बुक से रिवीजन करके, नहीं, हमेशा। हाँ, तो बस रोज जानते जाना है। क्या नीरज चोपड़ा जी को कौन मिला है? सिल्वर। क्यों, मतलब कौन देश जीत गया? हाँ देखिए, ये एकदम अलर्ट रहना है, जान लीजिए, ये सब पूछता है। कौन, नाम तो थोड़ा ज्यादा हो गया। हाँ, क्या नाम कुछ ध्यान में है? नदीम हाँ? अरशद नदीम। देखिए गुड, देखिए इनको याद है, ये गुड, वेरी गुड। अरशद नदीम, वेरी गुड, याद रखिए, ये पूछा जा सकता है ये, ठीक है ना। अब और कौन कौन मेडल मिला है भारत को? हॉकी टीम कुछ जीता है? हाँ, ब्रॉन्ज, वेरी गुड, ब्रॉन्ज जीता है, बहुत अच्छा। और हाँ, नहीं, गोल्ड आते आते नहीं आ पाया। कि अच्छा, कि कौन सा, हाँ, कौन सा लेडी पहलवान थी, रेसलर थी, जो कि डिस्क्वालिफाइड हो गए? हाँ, उनको एक्चुअली गोल्ड मिल सकता था, लेकिन डिस्क्वालिफाइड हो गए। हाँ, नहीं, अभी नहीं मिला है। हाँ हाँ, भी नहीं, नहीं मिला, ठीक है। तो ये दो, और कोई किसी किसी को ध्यान में है? आर्चर, आर्चर माने जो धन, जो तीर, हाँ। ये कौन था जो कि इसे शूटिंग करता था, या फिर आर्चर, ये जो दीपिका को नहीं मिला है, जो शूटिंग, मतलब ये नहीं, जो निशानेबाज, मनु भाकर, ध्यान में है? मनु भाकर को कितना, एक मिला कि दो मिला? दो मिला, ना मिला, ठीक है, वेरी गुड, दो ब्रॉन्ज, वेरी गुड। तब अब तो हम लोग जान गए, 4 तो मेडल जान गए, अब 1-2 बचा है ना, बस। एक और आदमी थे, उनको भी निशानेबाजी में मिला है 5, टोटल 6 अवार्ड मिला है ना। छठा कौन था, सोचिए तो, सोचिए, छठा कौन सा स्पोर्ट्स में हम लोग और कुछ अच्छा किए हैं? लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट, और बाकी गेम्स में तो हम लोग का उतना नहीं है, अभी धीरे धीरे होगा। बहुत सारे स्पोर्ट्स में हम लोग 4th पोजीशन आए, याद रखिएगा, मतलब बहुत सारे 5, 6, 7 स्पोर्ट्स में हम लोग को 4th पोजीशन मिला, जस्ट मेडल से रह गए। मतलब अगर होता है ब्रॉन्ज तो जरूर मिल जाता, ठीक है ना। एक विनेश फोगाट वाला घटना हो गया, उसमें गोल्ड मिलते मिलते रह गया, कुछ नहीं मिला उसमें हम लोग को, ठीक है। और नीरज चोपड़ा का भी तो अचानक से अरशद नदीम जी का बहुत खतरनाक परफॉर्मेंस हो गया, एक ही दिन हुआ, उस दिन गोल्ड बेचारा चला गया नीरज चोपड़ा का, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज है। तो हम लोग ये 6 का नाम जानेंगे, ठीक है ना, 6 का। और इसके बाद आपको बताइए पैरालंपिक्स, पैरालंपिक्स क्या हम समझ नहीं पाए, कहाँ हुआ पैरालंपिक्स? हाँ, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, और आप 1 मिनट रुक जाइएगा। और कोई बताएंगे आप लोग में से कोई, पैरालंपिक्स ये क्या होता है, कहाँ हुआ? अभी पैरालंपिक्स भी हुआ है, आप पेरिस हुआ है, तो ये क्यों पेरिस में भी हुआ, क्यों ऐसा क्यों हुआ है? मतलब ओलंपिक्स के बाद पैरालंपिक्स क्यों हुआ है? हाँ, अब ये बात है कि अब हम लोग हैंडीकैप वाला बात नहीं कहेंगे, हम लोग प्रयास करेंगे, मैंने प्रयास क्या करेंगे, बोलना ही पड़ेगा, तो क्लेम कर देगा तो पनिशमेंट मिल जाएगा। हाँ, हम लोग दिव्यांगजन बोलेंगे, या उसको डिफरेंटली एबल्ड कहते हैं, ठीक है ना। डिफरेंटली मतलब वो एबल है, देखिएगा ये बात हमेशा मार्क कीजिएगा, जिनका पैर अगर नहीं है ना, तो देखिएगा हाथ या कुछ ना कुछ ऐसा अंग है कि बहुत एक्टिव, ज्यादा एक्टिव हो जाता है, हम लोग से ज्यादा एक्टिव हो जाता है, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, डिफरेंटली एबल्ड, ठीक है ना। उन लोग के लिए जो स्पोर्ट्स होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, पैरालंपिक्स, ठीक है ना। तो पैरालंपिक्स में भारत को कितना मेडल मिला इस बार? वेरी गुड, ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन नहीं है, एसआई के लिए, एसएससी के लिए, बीपीएससी के लिए भी, सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन। अभी जो बात कर रहे हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन आना ही आना है, पक्का पक्की, अभी बोल रहे हैं, इतना जो बात कर रहे हैं इसी में से आ जाएगा, आपको सही कह रहा है। अभी तो आगे तो जो करेंगे तो आएगा ही। हाँ, तो इसमें कितना, 29 में कितना में? हाँ, वेरी गुड, देखिए 7-9 कितना होगा, 9-7 16 हो गया, और 16-13 29 हो गया, ठीक है ना। तो सही बात है, 9-7-13, ठीक है। यह ध्यान रखना है कि पैरालंपिक्स में, पैरालंपिक्स तब होता है जबकि ओलंपिक जो हो जाता है, जो लोग नॉर्मल हैं, हाथ पैर सब ठीक है, उन लोगों के लिए ओलंपिक्स होता है। लेकिन ये भी तो है कि मान लीजिए हमारे ही घर में, हमारे ही भाई, हमारे ही बहन, हमारे ही कोई कजन, कोई भी हो सकते हैं, या हमारे ही कोई भी, अगर मान लीजिए कि वो डिफरेंटली एबल्ड हो, दिव्यांगजन हो, उनको भी तो अधिकार है जीवन जीने का। मतलब ऐसा नहीं तो भाई मेरा हाथ एक नहीं रहा, हम पैदा हो गए तो अब मेरा जीवन ही समाप्त, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो सरकार चाहती है, और ऐसे देखिएगा हर जगह एक व्हील चेयर का व्यवस्था होता है ना, हर जगह आजकल कंपलसरी कर दिया गया है। वो बिल्डिंग को इनकम्प्लीट माना जाएगा जिसमें डिफरेंटली एबल्ड के लिए विशेष सुविधा नहीं है, वो प्लेटफॉर्म हो, बिल्डिंग हो, ऑफिस हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो भाई उसको भी जीने का अधिकार है, ठीक है,
ईश्वर उसको अलग तरह से, अल्लाह उसको अलग तरह से पैदा किए हैं, तो लेकिन उसको भी हर अधिकार मिलना चाहिए। जो सरकार है वो सबके लिए है, ठीक। तो एक चीज हो गया। और एक बात ये देखिए कि हमारा हम लोग दिव्यांगजन वाला बात किए, तो कभी भी होता है संस्करण तो दो तरह से होता है। क्या? एक होता है ओलंपिक होता है, एक पैरालंपिक होता है। तो ये कोई भी जगह में एक तो ग्रीष्म वाला होता है, माने समर होता है, और एक विंटर वाला होता है, ठीक है ना। विंटर में भी दोनों होता है, माने एक सामान्य लोगों के लिए जो डिफरेंटली एबल्ड है, दिव्यांगजन है, ठीक है ना, दोनों में ये बात ध्यान रखना, ठीक। ये क्वेश्चन है। आगे अभी हमारे देश में किन किन राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं अभी जस्ट, या शुरू भी हो चुका है? जम्मू कश्मीर का जो इलेक्शन है, चलिए हम आगे एक स्टेप बढ़ जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर का इलेक्शन है वो कितने फेज में हो रहा है? तो बहुत विशेष चीज है ये सब, मतलब आदमी को या जीएस या कोई भी आदमी आप सर्विसेज में जाएंगे, जिस भी लेवल से आप जा रहे हैं, तो ये आपको अवेयर रहना है, तभी मतलब आपकी जागरूक है, ठीक है, इतना तो जानना पड़ेगा। तो जम्मू कश्मीर का जो इलेक्शन है कितने फेज में हो रहा है? 3 फेज में हो रहा है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मिलिटेंसी है ज्यादा वहां पर, आतंकवादी गतिविधि है, सरकार चाह रहा है। लेकिन वहीं पर हरियाणा का इलेक्शन कितना फेज में हो रहा है बताइए? एक ही फेज में। हरियाणा का इलेक्शन लगभग बराबर ही है, क्योंकि वहां पर सामान्य शांति व्यवस्था है। तो हरियाणा का इलेक्शन देखिए, वो भी लगभग ठीक ठाक पॉपुलेशन, हमको लगता है कि एग्जैक्ट डेटा देखना पड़ेगा पॉपुलेशन वाइज, लेकिन देखिए ये इसका भी हो सकता है, लेकिन इसीलिए शांति व्यवस्था होना जरूरी है, ठीक है ना। और शांति व्यवस्था पूरा है तो हरियाणा का एक ही फेज में हो जा रहा है, और जम्मू कश्मीर में तरह तरह का परेशानी है, अंतरराष्ट्रीय परेशानी है, तो वहां 3 फेज में हो रहा है, ठीक है ना। ये चीज हो गया है। आप बताइए कि राहुल, ठीक है। अब देखिए कि हम लोग करंट अफेयर्स का कुछ बात की, और रेगुलर होगा, जो करंट अफेयर्स का बात होगा, हम क्लासेस टाइमिंग सेट कर लेते हैं, और ये रेगुलर बात होगा, ठीक है। अब बैक भी हम लोग जाके करेंगे रोज का, ठीक है। क्योंकि जान लीजिए कि करंट अफेयर्स का तैयारी ऐसे ही होता है। करंट अफेयर्स का तैयारी ऐसे नहीं होगा कि चलो भाई परीक्षा गया है तो 15 दिन पहले हम पूरा रट जाऊंगा, जितना 1 साल का पूरा, नहीं, ऐसे करने से नहीं होता, क्वालिटी नहीं आएगा। क्योंकि आप पढ़िएगा भी घबरा के 2 लाइन 4 लाइन में पढ़ लीजिएगा, और आज ही से, आज का इवेंट आज पढ़िए, सोचिए, कम से कम 10 लाइन 20 लाइन पढ़िएगा, सोचिए उस पर क्या हुआ है, सरकार कोई काम कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्या हो रहा है, क्यों पोर्ट ब्लेयर में जो बना रहा है उससे क्या फायदा है, जो यहाँ पर बन रहा है पोर्ट ब्लेयर में यहाँ पर आपका, इससे क्या फायदा है। तो अंतरराष्ट्रीय जो जहाज आएगा सब यहाँ रुकेगा, तो क्या फायदा होगा कि यहाँ पर एक उसको जहाजों को पानी लेने के लिए, जो भी उसमें फ्यूल लेने के लिए, जो मैंने सब खाद्यान्न, जो खाद्य सामग्री है, तरह तरह का हर चीज लेने के लिए, मेनली फ्यूल के लिए भी, या कोई रिपेयरिंग वर्क है, जहाज है जिस तरह गाड़ी में हम लोग का रिपेयरिंग होता है, जहाज में होगा, कोई रिपेयरिंग वर्क है, इसके लिए भी एक तरह से, जैसे सिंगापुर में हमारे पास इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट एरिया कहते हैं, ठीक है ना। ट्रांसशिपमेंट एरिया जो है वो हमारा, आगे जाएंगे यहां देखेंगे, वर्ल्ड मैप में आपके सामने है, यहां देखिए कि यही देख लीजिए, ये अंडमान निकोबार है, ठीक है, और यहीं पर हमारा सिंगापुर है। देखिए छोटा सा सिंगापुर, बहुत छोटा सा देश है, देख रहे हैं। और ये जो पीला वाला दिख रहा है, ये आपका इंडोनेशिया है, ये सुमात्रा द्वीप है, ये जावा द्वीप है, ये आपका एक अलग बोर्नियो द्वीप है, ठीक है ना। ये एक छोटा छोटा द्वीप है, ये सब इंडोनेशिया का बहुत सारा द्वीप है यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पर जो है ये देखिए कि म्यांमार, भारत के बॉर्डर से लगा हुआ म्यांमार यानी वर्मा, यहाँ इसके बगल में ये थाईलैंड का यहाँ पीला वाला यहाँ, और ये बॉर्डर खत्म होता है। और ये कौन सा है? मलेशिया देश है। तो मलेशिया देश जहां समाप्त होता है, यही कॉर्नर पर, हेड पर, जो इस कहे पेनिनसुला, ये मतलब प्रायद्वीप जो 3 तरफ से पानी से घिरा है, इस प्रायद्वीप के यहाँ अंत पर सिंगापुर है। और ये ट्रांसशिपमेंट जोन है, जो संसार की, देखिए जो डॉटेड रूट ये बना हुआ है, सब जहाज आती है जगह जगह से, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ सब जाती है, इधर इधर सब होकर के जाती है। तो उसको रुकने का ये चूंकि दोनों तरफ से अगर जरूरत होगा जहाज के लिए तो सहायता मिल सकता है, या तो इधर मलेशिया से या तो इधर भी। तो ये सिंगापुर में रुकने वाला स्थल है, और ये इसलिए बहुत ज्यादा पैसा कमाता है। भारत भी सिमिलर पैटर्न पर भारत भी चाह रहा है, और प्रयास शुरू हो चुका है कि हम लोग भी क्यों ना एक शिपमेंट, ट्रांसशिपमेंट जोन बना दे, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड यहाँ पर
पोर्ट ब्लेयर में यहाँ पर हो जाए, ठीक है। तो ज्यादा दूर नहीं रहेगा, जो यहाँ सब आएगा, ये सब आकर यहाँ भी हॉल्ट कर पाएगा, ठीक है। हमारा भी रेवेन्यू आएगा, अंतरराष्ट्रीय करेंसी आएगा, बहुत तरह का अर्निंग होगा, देश में रोजगार का सृजन होगा और तरह तरह से बहुत खुशहाली आएगी, समृद्धि आएगी, ना समझ गए। और ये जो हमारा एक आइलैंड द्वीप समूह है, या हमारे पास इंटीग्रेट मिल भी पाएगा आसानी से, ठीक है। बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख करके ये निर्णय लिया गया है पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है। अब देखिए इसका धीरे धीरे नाम जो विजयपुरम है, मतलब विजय नाम है, मतलब विजय की तरफ हम लोग को, राष्ट्र को विजय की तरफ हमारा हमको अग्रसरित कर रहा है, ठीक है। इसलिए इसका नाम भी रखा गया है विजयपुरम। याद रखिएगा, ध्यान भी रहेगा क्यों नाम, आप समझ पा रहे हैं क्यों नाम इसका रखा है, ठीक है ना, यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर का, ठीक। तो अब देखिए ज्योग्राफी में हम लोग को शुरुआत करना है। ज्योग्राफी में सबसे बेसिक चीज से शुरुआत करना चाहते हैं। जब कोई भी चीज शुरू कीजिए तो जीरो लेवल से शुरू करना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जीरो लेवल हमको लगता है, अगर हिंदी में कहें तो अक्षांश देशांतर, या इंग्लिश में कहें तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ठीक है ना। इससे शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा देखेंगे, कुछ थोड़ा सा बताने के बाद एक चीज हम थोड़ा चेक करना चाहेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स कितने हैं, और उसी के अनुसार गति में बढ़ेंगे, क्योंकि जो चीज कवर करेंगे वो हाँ, जो चीज हम कवर करेंगे वो 9th क्लास का भी है, ठीक है ना, 9th 10th का भी है। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि थोड़ा कैसे है, और इसमें थोड़ा सा हम देखना चाहेंगे। ईशांश और देशांतर दो चीजें हैं। हम अगर मैप पर बात करेंगे तो ये जो अक्षांश रेखाएं हैं वो क्षैतिज रेखा है, ये कैसी रेखा है, क्षैतिज, मैंने इंग्लिश में कहें तो हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। मैंने इस तरह से, ठीक है। ये वर्ल्ड मैप में देखिएगा तो भारत के यहां से देखिएगा तो क्यों, हाँ मतलब ये कहने का कि इस तरह से जो रेखाएं हैं, अब प्रोपोर्शनल मान लीजिए यहाँ पर एक है, ये मकर रेखा है, ठीक है ना, ये मकर रेखा है। मकर रेखा क्या है, तो 23.5 डिग्री, हाँ कौन बोला 23.5 डिग्री, हाँ साउथ, वेरी गुड, सही बात है, साउथ या दक्षिण अक्षांश, ठीक है, अक्षांश रेखा। अच्छा एक बात बताइए, कोई भी यहां पर सूर्य का किरण लंबवत कब होता है, कितना तारीख को, 22 दिसंबर, ठीक है, बढ़िया। और उससे क्या प्रभाव पड़ता है, हाँ यहाँ पर जो ये ऑस्ट्रेलिया है, ये जो क्षेत्र होगा मकर का, यहाँ गर्मी पड़ेगा, और अपने यहाँ ठंडा पड़ेगा ऑब्वियसली। और ये 0 डिग्री यहाँ पर है, भारत के लगभग यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लगभग आप जाइएगा थोड़ा सा नीचे से, ठीक है ना, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसको और क्या क्या नाम है इसका बताइए तो, विषुवत रेखा या विषुवत रेखा, और या क्या नाम है, या भूमध्य रेखा है ना, भूमध्य रेखा माने जमीन के दो बराबर हिस्सों में भूमध्य रेखा है, या इसको इंग्लिश में इक्वेटर भी कहते हैं, ठीक है ना, इक्वेटर। इसको क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न, ठीक है ना, इसको इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहां सूर्य लंबवत होता है 22 दिसंबर को, ठीक है, और यहां 0 डिग्री पर कब होता है बाबू, बताइए कोई, वेरी गुड, वेरी गुड, सही बात है। तो ये यहां पर होता है 23 सितंबर, 23 सितंबर और 21 मार्च, 2 बार, बस यही एक जगह है जहां पर 2 बार होता है, ठीक है ना। क्योंकि सूर्य का जो किरण है वो 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा यहाँ कर सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, तो ये कटते हुए जाना चाहिए, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं,
ऐसे जाना चाहिए करेगा। थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं, तो ऐसा कर देते हैं। रेशियो बैलेंस बना के बनाना पड़ता है मैम, नहीं तो क्या होगा कि थोड़ा इधर उधर हो जाएगा। जो हम लोग उर्दू में कहते हैं ना, नुक्ता के हेर फेर से खुदा से जुदा हो जाते हैं, कहते हैं ना, तो समझिए मैथ में भी अगर थोड़ा गड़बड़ किए तो फिर आप गड़बड़ हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, प्रयास करते हैं यहाँ पर ऐसे पे थोड़ा सा तिरछा। मान लीजिए रफली इसको समझ लीजिएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे एडजस्टमेंट होगा। चलिए, तो ये जो होगा ये कितना हो जाएगा, ये कर्क रेखा होगा, हाँ 23.5 डिग्री, हाँ नॉर्थ या उत्तरी अक्षांश जो भी कह सकते हैं, ठीक है ना, नॉर्थ अक्षांश। और इसका दूसरा नाम तो ये हो गया। या फिर इसका क्या महत्व है कि सूर्य की किरण जो है, देखिए सूर्य का जो किरण है ये जो यहां से शुरू होगा, ठीक है ना, जो कि आपको 22 दिसंबर को यहां पर बाबू कितने तारीख को लंबवत होगा, जून 21 जून को, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग को तो बहुत सारा 21 जून को गर्मी का हम लोग को बदहाली झेलना पड़ता है, हम लोग उत्तरी गोलार्ध के आदमी हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर बहुत मुश्किल है, हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम लोग कैसे भी सूर्य के लाइट को ऊपर नीचे अगर करें, हम ऊपर जैसे सूर्य का किरण लंबवत पड़ेगा यहाँ पर 21 जून को, ठीक है, चलिए यही शुरू करते हैं 21 जून से। 21 जून के बाद 22 जून को फिर नीचे होने लगा लंबवत माने ऐसे, बाकी किरण थोड़ा तिरछा होने लगता है, ठीक है, तिरछा इधर भी नीचे तिरछा। 22, 23, 24 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर सितंबर आ जाता है। 23 सितंबर को कहा जाएगा बाबू, इस पर लंबवत रहेगा, ठीक है। 23, 24, 25, 26, 27, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर दिसंबर को 22 दिसंबर को यहाँ फिर लंबवत हो जाएगा, ठीक है। अब 22 के बाद मान लीजिए 23 दिसंबर, 24 दिसंबर, तो फिर अब इधर नहीं जा पाएगा, इधर उधर के ऊपर नीचे नहीं जाता है, फिर अब इसको ऊपर जाना है। 23 दिसंबर, 24 दिसंबर को इसको ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है ना। और जब ये सूर्य का किरण इसी क्षेत्र में लंबवत होता है, बाकी जगह फिर तिरछा हो जाता है, ठीक है, बहुत बेसिक है। और ये डेट सब इंपॉर्टेंट है, ये कोई भी नॉर्मल एग्जाम्स में या समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, इस तरह से ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पृथ्वी है अब कितने डिग्री अपने अक्ष पर घूमी हुई है, मतलब झुकी हुई है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम बेसिक चीज है, सबको ध्यान में रखना है। और इसलिए से क्या होता है, ये जो 23.5 डिग्री का यहाँ जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि धरती सीधे सीधे ऐसे नहीं है, थोड़ा ऐसे है, टिल्टेड है, ठीक है ना, क्योंकि टिल्टेड है तो इस तरह से असर आता है कि जो दोनों को धुरी अगर मिलाया जाए तो जो किरण लंबवत होगा वो 23.5 डिग्री तक आके, इससे ज्यादा आगे वो लंबवत नहीं हो पाता है, ठीक है। तो फिर जैसे ही जून के बाद इधर नीचे आने लगता है, बस एक ही ऐसा, मतलब समझिए कि एक बार शुरू किया यहां से आया, ठीक है ना, अब फिर यहां इधर से आया, ठीक। तो आप देखिए कि ये जो अंतिम वाला पॉइंट है, यहां पर तो साल में एक ही बार में होगा लंबवत, ठीक है ना। ये बाकी जो ये सब क्षेत्र है, ये सब क्षेत्र या कितना बार होगा, एक बार जून जुलाई के बाद इधर जाएगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, सितंबर में यहाँ पर, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर यहाँ तक आते आते फिर बैक जाएगा दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च में यहाँ तक, फिर अप्रैल मई जून में यहाँ तक, ठीक है। तो अब देखिए कि कितना ये है, इधर वाले क्षेत्र में 2 बार हो पा रहा है ना, और ये दोनों कर्क रेखा और मकर रेखा पर कितना बार हो रहा है, एक बार लंबवत हो रहा है, एक साल में एक बार लंबवत हो रहा है, ठीक है ना, ये बेसिक चीज है। अब देखिए कि अगर हम अब दोनों का अलग अलग हम करते हैं, यहां पर ध्यान, अगर यहां से बांट दे, यहां हम लिख सकते हैं कि ये अक्षांश जो है क्षैतिज रेखा है, ठीक है, और ये देशांतर कैसा है बाबू, हाँ वेरी गुड, इसको कैसे ऊर्ध्वाधर कहेंगे या लंबवत भी कहेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो ये चीज देखिए कि हम लोग जाने थे कि अक्षांश क्या है, क्षैतिज रेखा है, और देशांतर क्या है, ये लंबवत है या ऊर्ध्वाधर, ठीक है ना, लंबवत या ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा, लंबवत रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, ये कैसा होगा, तो ऐसे होगा,
ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं ये जो है 80 डिग्री या इधर फिर कितना 84 डिग्री या फिर 88 डिग्री, ये देशांतर रेखा है, बहुत सिंपल, ठीक है ना। अब देखिए इसमें अक्षांश में दूसरा चीज क्या जानना है, क्या दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी स्थिर रहती है, निश्चित है कि बदलती है? हाँ, वो नहीं बदलती, दूरी, वेरी गुड, सही बात है। तो कितना होता है दो अक्षांश के बीच की दूरी, कितना होता है? हाँ, मतलब लगभग 111 किलोमीटर, ठीक है ना। ये बात नोट कर लेना होगा, आप लोग लिख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा कि इनके बीच की दूरी, दो अक्षांश के बीच की दूरी, दो अक्षांश के बीच की दूरी के बीच दूरी निश्चित होती है, दूरी निश्चित होती है, दूरी निश्चित होती है, और वह कितना, और वो 111 किलोमीटर होती है। कितना हो वो? 111 किलोमीटर होती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना पड़ेगा। और ठीक ये बताइए कि दो देशांतर के बीच की अवस्था क्या होती है? दो देशांतर के बीच की अवस्था, क्या दूरी बराबर रहती है कि बदलती रहती है? देखिए जैसे हम बता देते हैं आप लोगों को, देशांतर पे ये होता है, ये है पृथ्वी है, 0 डिग्री है, ठीक है ना, ये 0 डिग्री देशांतर है। अब क्या होगा कि यहां पर जो है ये अगला मान लीजिए 1 डिग्री 2 डिग्री, हमारे एकदम छोटा सा 1 डिग्री दिखाना चाह रहे हैं, 1 डिग्री यहां से होकर के, मान लीजिए यहां सबसे ज्यादा दूरी रहेगा, फिर घटते 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 मिल जाए, देख रहे हैं, यहां मिल गया, फिर यहाँ थोड़ा बढ़ते बढ़ते यहाँ सबसे ज्यादा दूरी, यहाँ फिर घटते 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 मिल गया, ठीक है। ये सब मान लीजिए 10 डिग्री दिखाना है ऐसे, फिर उसका भी स्थिति यही होगा। मान लीजिए 20 डिग्री हो रहा है, इसका भी स्थिति है। ये जो 0 डिग्री के इधर जो है दाहिने साइड में रहेगा वो पूर्वी देशांतर है, ठीक है। यहां पर मान लीजिए कि ये 20 डिग्री पूर्वी देशांतर है, 20 डिग्री पूर्वी देशांतर। और ये क्या रहेगा, मान लीजिए ये 0 डिग्री के इधर हम दिखा रहे हैं, मान लीजिए 10 डिग्री है, सही, ये पास है, फिर बढ़ गया और ये फिर पास मिल गया, फिर इधर पास ही में बढ़ते 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 यहाँ मैक्सिमम आ गया, फिर घटते 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 यहाँ मिल गया, ठीक है। इधर मान लीजिए 30 डिग्री है, 30 डिग्री क्या है, पश्चिमी देशांतर, 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर। आप ये समझ पाए, ये 20 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर है। हम आपको एक चीज बताएं कि इसके बीच की दूरी क्या निश्चित होती है, लेकिन इसमें ये दूरी, इनके बीच की दूरी निश्चित नहीं होती, इनके बीच की दूरी इनके बीच की दूरी निश्चित नहीं होती, लेकिन क्या होता है, इनके बीच में समय निश्चित होता है। अगर एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर आते हैं पूर्व दिशा में, तो कितने समय का अंतर हो जाता है? 4 मिनट का। समय बढ़ेगा कि घटेगा? मान लीजिए 11 बजकर सुबह का हो रहा है, मान लीजिए कि 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर हो रहा है, तो 21 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना होगा उसी समय? हाँ, 11 बजकर सुबह हो रहा है, 11 सुबह बज रहा है 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। हम पूछ रहे हैं कि 21 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा? हाँ, जुड़ जाता है समय, मतलब सेम ठीक इसी वक्त अगर पूर्व के दिशा में कोई अक्षांश पर जाइएगा तो आपका समय जुड़ जाएगा उतना। एक डिग्री अक्षांश पर 4 मिनट बढ़ते जाएगा, 4 मिनट बढ़ते जाएगा, उतना से गुणा करना पड़ेगा। जैसे अभी एक छोटा सा सवाल भी देंगे आप लोग, हल्का सा, ठीक है, तो एकदम हल्का, फिर बाद में थोड़ा सा और अच्छा करेंगे। देखिए इनके बीच की दूरी निश्चित नहीं होती, लेकिन 1 डिग्री देशांतर के अंतर पर, लेकिन 1 डिग्री देशांतर के अंतर पर 4 मिनट का समय अंतर आ जाता है, ठीक है ना। 1 डिग्री देशांतर के अंतर पर 4 मिनट समय में अंतर आता है, 4 मिनट समय में अंतर
अंतर आता है। पूर्व की तरफ ज्यादा समय, लिख देते हैं हल्का सा, पूर्व दिशा की तरफ ज्यादा समय, पूर्व दिशा की ओर समय जुड़ जाएगा, और पश्चिम की ओर, और पश्चिम की ओर घट जाएगा, और पश्चिम की ओर घट जाएगा। कि यहां पर क्या बोला, समय पूर्व दिशा में जुड़ जाएगा और पश्चिम में घट जाएगा। तो 1 डिग्री पर 4 मिनट में, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का अंतर आता है, ठीक है ना। तो अगर एक क्वेश्चन अगर दे देते हैं, मान लीजिए हम छोटा सा क्वेश्चन बताइए, तो 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अगर 11 बज रहा है सुबह, 11 बजे सुबह है, तो आप 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर कितना समय होगा, इतना इस देशांतर पर समय कितना होगा, उसी समय बराबर क्या होगा, बताइए। प्रश्न है एक कि अगर लिख लीजिए, प्रश्न लिखिए, अगर 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, अगर 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 11 बजे सुबह हो रहा है, 11 बजे सुबह हो रहा है, या 11 बजे सुबह का समय है, तो 11 बजे सुबह का समय है, तो 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, तो 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर उसी समय, तो 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर उसी समय कितना समय हो रहा होगा। हाँ, एक बार आइए, तो रुका हुआ है, ठीक है, एक बार इनको केमिस्ट्री सर को कॉल कर लेते हैं।